हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फेल्योर मंच यूपी ट्रिपल एससी में यूपीपीएससी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर कुछ एक प्रश्न सबसे पहले आपको एक प्रश्न दिखाऊंगा, कैसे आखिर राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। उस पर मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको डिस्कस करूंगा। हालांकि मैंने उसका उत्तर दे रखा है, जानबूझकर मैंने दे रखा है। मेरा मकसद क्लास कराना नहीं है, मेरा मकसद है कि कैसे आप एक प्रश्न और उसके चारों ऑप्शन को पढ़कर उससे बनने वाले आगे सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। यही पढ़ने का आपका तरीका भी होना चाहिए। ये प्रश्न मैंने यूपी पीसीएस का जो पूर्वावलोकन है, सामान्य अध्ययन है 2010 का, यह मेंस का प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम में है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, तो आपको इसमें उत्तर दर्शाया गया है। कोई बात नहीं है, बस मैं आपको बताऊंगा वो तरीका। देखिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हाँ, किसी क्लास को देख लेने से जब आपका मन नहीं लगता है, आप अगर उनकी क्लास को देखते हैं तो अब भी आप, बहुत लोग को क्लास सुनी हुई चीज़ को जल्दी याद होता है, उसके बजाय कि जब आप स्वयं पढ़ते हैं तो वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, जब भी आप क्लास को देखें तो उसके स्पीड को उससे बढ़ा लें। अगर 1 घंटा का है तो आप 1 घंटा समय ज़ाया न करें, उसको 20 मिनट 25 मिनट में उसको भगा कर सुन लें, इनफ है। तो इसका उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट 73 है, 73 है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उसको जान लीजिए। तब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 73 ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम है। इसके पहले कंपनी भारत पर शासन करती थी, उस पर अंग्रेज, यानी कि जो अंग्रेजों की सरकार थी, उनका कंपनी पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं हो पाता था। तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया इनको कंट्रोल करने के लिए, कि इनको भेजा गया था कंपनी चलाने के लिए, लेकिन ये अपना जेब भरने में लगे हुए थे। कंपनी से ज़्यादा अपने जेब भरने पे यहाँ आते थे। 1-2 साल में अमीर होकर खूब सारा पैसा लेकर चले जाते थे और रिटायरमेंट ले लेते थे। तो इस पर जब कंपनी ने ध्यान दिया तो उन्होंने संवैधानिक कुछ कदम उठाए। इसी संवैधानिक कदम को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इस अधिनियम में कलकत्ता फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। तो कलकत्ता में आज भी फोर्ट विलियम है, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। लेकिन ये एक्ट है, क्या है, ये एक्ट है। पूरी तरीके से लागू कब हुआ, तो 1774 में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की जो वास्तविक स्थापना 1774 में हुई थी। इसका प्रावधान तो एक्ट 1773 में है, लेकिन इसकी स्थापना वास्तविक रूप से 74 में हुई। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आपके एक बार या कई बार आपको यह प्रश्न पूछा गया है कि इसका मुख्य न्यायाधीश, लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया है। तो इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर एलिजा इम्पे हैं। आपने भी बहुत सारे एग्जाम, जो आप सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपने भी ये वाला प्रश्न देखा हो। शायद उस समय आपको याद नहीं हुआ रहा होगा, या तो आपने इतना पढ़ा नहीं होगा, तो आपने उस समय वो प्रश्न नहीं कर पाए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्रश्न हम नहीं कर पाते हैं, तो बाद में हम किसी की वीडियो में सुनते थे, अरे यार ये प्रश्न तो था जो मैं पढ़ा नहीं था, काश इनकी वीडियो देखा होता तो शायद मुझसे ये प्रश्न हो गया होता। वही 1-1 नंबर से कभी कभी लोग बाहर हो जाते हैं, तब उन्हें बहुत दुख होता है। तो प्रश्न आता है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो कलकत्ता में। इसकी स्थापना पूछेगा 74 में। किस अधिनियम के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। प्रथम चीफ जस्टिस सर एलिजा हिम्पी। तो इस एक्ट के बारे में और भी तो फैक्ट होंगे, केवल यही एकमात्र फैक्ट तो होगा नहीं। तो अन्य इसके फैक्ट के बारे में जान लीजिए, यही तो आपको जानना है। मैंने बोला सबसे पहले
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देख लीजिए। तो जब कंपनी जब आई थी तो इनके प्रशासन में भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश की संसद द्वारा यह अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया। इससे भारतीय कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद में भारत में कार्य करने वाली जो कंपनी का जो प्रशासन था उस पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत कब हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इस एक्ट में और क्या आया कि बंगाल का जो गवर्नर होता था अब उसको गवर्नर न कह के अब उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर कब बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो आप कहेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। कार्यकारी परिषद क्या करती थी? गवर्नर जनरल के कामों में हेल्प करती थी। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के नियंत्रण के अधीन लाने की दिशा में कदम उठाया गया और इसी के साथ ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन ला दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का जो प्रावधान किया गया 1774 में हुई। एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज थे। प्रथम चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे। आप देखिए इनके जो और ऑप्शन थे उनको भी देखेंगे। पहले कुछ और फैक्ट हैं। कंपनी के अधिकारियों के निजी जो व्यापार और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर रोक लगाई गई। ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण बढ़ गया। तो इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वारेन हेस्टिंग कौन था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ से देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आप लगाएंगे वारेन हेस्टिंग। अब जो और भी 3 ऑप्शन बचे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देख लीजिए। यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कंपनी के राजनीतिक प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह लाया गया था। जो 1773 में अभी कमियां बची हुई थी उसको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसने क्या किया? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य जो अभी तक एक थे उनको अलग करने का प्रयास किया और राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो आपका उत्तर है 1784। और व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। व्यापार करने के लिए डायरेक्टर, राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। व्यापार के लिए डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया। तो ये आप इसको याद रखेंगे। बंगाल का जो गवर्नर जनरल का मद्रास और बम्बई में नियंत्रण अधिक मजबूत हुआ। यानी जो बंगाल के अधीन 1773 में लाया गया था अब और अधिक मजबूती से इसके अंदर ला दिया गया। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा डुअल कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 क्वेश्चन आएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो आप बोलेंगे 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 1784। डुअल कंट्रोल तभी आप बोले 1784। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डुअल कंट्रोल 1784 अब ये याद रखेंगे। आई होप आपने 1784 या पिट्स इंडिया एक्ट समझ लिया है। अब आगे चलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कमजोर करने और भारत में व्यापार को अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए ही खोलने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पहले
जो कंपनी के लोग थे उन्हों को भारत में व्यापार करने का अधिकार होता था। तो ब्रिटिश के अंदर अन्य व्यापारियों में यह मांग उठती थी कि आखिर हमें क्यों नहीं व्यापार करने दिया जाता। तो इसी में सुधार किया गया चार्टर एक्ट 1813 को पारित करके। इसने कंपनी के शासन को 20 वर्ष और बढ़ा दिया, साथ ही भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो पहली बार भारत में व्यापार को एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा। चाय का व्यापार और चीन के संपूर्ण व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार रहेगा। और भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में भी किया गया। अब भारत में शिक्षा पर प्रति साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान पहली बार 1813 से एक्ट में किया गया। और 1813 का एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरी को भारत में धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट के दोनों। तो अब हम चलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल, यह भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसके ऊपर ही आपने पढ़ लिया है। तो किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो क्वेश्चन आपको तो मैंने जस्ट उस वहाँ पर प्रश्न बताया था कि किस अधिनियम में, तो उत्तर इसका 1833 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेष व्यापारिक गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया। चीन के साथ जो एकाधिकार 1813 में था समाप्त कर दिया गया। चाय पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब मुख्यतः प्रशासनिक संस्था बन के अब रह गई, नहीं वो ज़्यादा आप क्या कर सकते थे, लूट खसोट कर सकते थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक लॉ मेंबर पहली बार जोड़ा गया और यह मैकाले प्रथम विधि सदस्य बने थे। मैकाले, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गवर्नर जनरल परिषद के प्रथम लॉ मेंबर बने थे मैकाले। 1834 प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन गठित हुआ और मैकाले इसके अध्यक्ष बने। जब ये सदस्य बने उसके बाद 34 में ही एक विधि आयोग बना, उसके अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। सरकारी नौकरियों में धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग आदि के भेदभाव के सिद्धांत को व्यक्त किया, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयास किया गया। तो ये कुछ ट्रिक्स लिखे गए हैं, आप ट्रिक्स को पढ़ लीजिएगा, बाकी सब ऊपर समझा दिया हूँ। आइए देखिए 60 में कि 1773 में गवर्नर जनरल बंगाल से गवर्नर जनरल बंगाल और प्लस सुप्रीम कोर्ट का नाम यहाँ पर आता है। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है, डुअल गवर्नमेंट आता है। चार्टर 1813 में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है और शिक्षा पर 1 लाख खर्च होता है। संपूर्ण रूप से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इससे 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार जारी रहा, लेकिन 1833 में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, यही नहीं। अब बताइए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत करी गई थी? तो इसका उत्तर अब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका भी जवाब आप देंगे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? इसका भी जवाब आप देंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं और बिल्कुल आप जरूर देंगे। भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? इस एक्ट का नाम भी आप देंगे। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये वार्षिक प्रावधान किस एक्ट के तहत किए गए? इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस तरीके से प्रश्नों को आप जब पढ़ेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और फिर आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद किस अधिनियम से लाया? इसका जवाब भी अब आप दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ लिखना है आपको कि 8 का आपका जो उत्तर है उसका वो लिखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर भी देंगे। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से किस अधिनियम के बाद समाप्त हो गई? इसका भी जवाब देंगे। गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर जोड़ने का प्रावधान किसने किया? इसका भी उत्तर देंगे। प्रथम लॉ मेंबर कौन थे? इसका भी जवाब देंगे। कुछ देखिए ट्रिक्स बनाया है 73 यानी
73 19 सुप्रीम कोर्ट 1784 यानी 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 13 में ट्रेड और एजुकेशन पे 1 लाख खर्चा, ट्रेड समाप्त हुआ। एकाधिकार पूरी तरीके से एकाधिकार 33 में खत्म हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट लॉ मेंबर आया। तो ये था आपका पूरा तरीका कैसे आप पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी अगर मेरे समझाने से आपके समझ में, पढ़ने के तौर तरीके में थोड़ा सा भी अंतर अगर हुआ है तो हमारे यूट्यूब चैनल फेल्योर मंच को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे। और हमारे तीनों फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाके हमसे जुड़ जाएं। लगातार आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।